अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर्बर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बके हिस्से की तरफ। मैं कमरे के बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। चीफ ने कहा, हमारे खास पासवर्ड है, इसे तुम भी सुन लो। अगर मैं इस वक्त बाथरूम में हूँ तो तुम आने वाले से पासवर्ड पूछना। पासवर्ड ताजमहल है। इसके बाद वो तुमसे पूछेगा क्या महारानी साहिबा इसी कमरे में ठहरी हुई हैं। तुम आगे से कहोगे कि रानी साहिबा सुबह मर गई हैं। इसके जवाब में वो कहेगा, ठीक है, मुझे महारानी साहिबा की अर्थी के पास ले चलें। इसके बाद साबित हो जाएगा कि यही कर्नल साहब हैं। समझ गए हो ना, या नहीं? भारतीय तकरीबकारों ने आहिस्ता से बैक आवाज में कहा, समझ गए हैं सर। जिस कमरे में दीवार के साथ कान लगाए भारतीय तकरीबकारों की बात सुन रहा था, इस कमरे में दीवार के साथ एक क्लॉक लगा हुआ था, मगर मैंने चूंकि बत्ती बुझा दी थी इसलिए मुझे दूर से इसकी सुइयां दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे वक्त मालूम करने की अशद जरूरत थी। मैंने आहिस्ता से क्लॉक के नीचे कुर्सी रखी और इस पर खड़े होकर जरा करीब से क्लॉक को देखा। इसकी सुइयां चमक रही थी और मालूम हुआ कि रात के 12 बजने वाले हैं। गोया भी कर्नल चड्ढा के आने में 1 घंटा बाकी था। मुझे अपना एक्शन जल्दी शुरू करने की जरूरत थी। मुझे जो कुछ करना था भारतीय इंटेलिजेंस के कर्नल चड्ढा के वहां पहुंचने से पहले पहले कर देना था। मैंने दीवार के साथ कान लगाकर सुना। दूसरे कमरे में तीनों तकरीबकार अपने अगली तकरीबकारी के प्रोग्राम के बारे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपनी जगह पर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। मैं इनकी बातें नहीं सुन रहा था, सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता था। कोई 5 मिनट के बाद मैं इस खाली और अंधेरे कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे नंबर 7 के बंद दरवाजे के सामने आ गया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर बातें करने की धीमी आवाज आना बंद हो गई। फिर किसी ने दरवाजे के करीब आकर पूछा, कौन है? ये तीसरे भारतीय तकरीबकार यानी चीफ की आवाज थी। मैंने बड़े पुरसकून और बारोब आवाज में कहा, क्या चीफ अंदर है? दूसरी तरफ से 1 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर चीफ ने कहा, मैं चीफ बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं कर्नल चड्ढा हूँ। दरवाज़ा खोलो। चीफ ने कहा, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, क्या महारानी साहिबा इसी कमरे में ठहरी हैं? चीफ की आवाज़ आई, महारानी साहिबा सुबह मर गई हैं। मुझे सारा कोड ज़बानी याद था। मैंने कहा, मुझे महारानी साहिबा के अर्थी के पास ले चलो। इसके फ़ौरन बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने एक दुबला पतला पुख्ता उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने शलवार कमीज के ऊपर गर्म कोट पहन रखा था। इसकी आंखों पर नज़र की ऐनक लगी थी। इसके पीछे वही दोनों भारतीय हिंदू तकरीबकार एक तरफ होकर खड़े थे, जिन्हें मैं पहले भी देख चुका था। जिनमें से एक वो भी था जिसने इस्लामाबाद मार्केट की किताबों की दुकान के बाहर से बम वाला थैला उठा लाया था, और दूसरा वो था जो इसे रावलपिंडी ले गया था और जिसको मैंने पहले तकरीबकार के साथ मकान से बाहर निकलकर खेतों में अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा था। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया और बड़े रौब से कहा, दरवाज़ा बंद करके चटकनी लगा दो। तुम लोगों ने कमरे में इतनी रोशनी क्यों कर रखी है? चीफ ने जल्दी से सोफे पर से अखबार उठाते हुए तकरीबकार से कहा, रामचंद, एक बत्ती बुझा दो। एक बत्ती बुझा दी गई। मैं सोफे पर बैठ गया और इन तीनों को गहरी नजर से देखने लगा। चीफ से पूछा, बम का थैला किसने रखा था? चीफ की शक्ल क्योंकि नहीं थी, इसकी आवाज़ से भी मैंने इसे पहचान लिया था कि यही चीफ है। इसने एक तकरीबकार की तरफ इशारा करके कहा, इसने रखा था सर। इसका नाम क्या है? चीफ ने बताया, श्रीनाथ सर। तकरीबकार श्रीनाथ का रंग उड़ गया था। मैंने इसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा और गज़बनाक आवाज़ में कहा, मैं देखूंगा तुम्हें किसने अमृतसर सेंटर से पास करके इस मिशन पर भेजा था। मैं तुम्हारे साथ इसे अमृतसर जाते ही डिसमिस कर दूंगा। श्रीनाथ गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सर मैं बेगुनाह हूँ। मैं 1 मिनट के लिए लैट्रिन चला गया था। सर 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 मेरे पेट में सख्त दर्द था सर। शट अप, मैंने इसे झाड़ दिया। फिर चीफ की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, अमृतसर सेंटर को मैंने तुम्हारे मिशन की नाकामी की इत्तला दी है। मुझे इनके अगले फैसले का इंतज़ार है। मुझे बताओ हमारा अगला मिशन नंबर क्या था और हमारे बाकी आदमी इस वक्त कहाँ हैं, ताकि इस मिशन की नाकामी के बाद मैं इन्हें नई डायरेक्शन दे सकूं। अमृतसर सेंटर से मुझे वायरलेस पैगाम में बताया है कि बाकी आदमियों की बाबत चीफ को मालूम है। चीफ ने जल्दी से जेब में से एक छोटी सी डायरी निकाली और इसकी वर्गगिरदानी करते हुए बोला, यस सर, मैं अभी बताता हूँ। फिर इसने डायरी में से एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर इसे पढ़ते हुए कहा, सर इस वक्त हमारे सिर्फ 2 उग्रवादी जिन तकरीबकार पाकिस्तान में हैं। दोनों इस वक्त कराची में हैं। इनकी ड्यूटी अगले हफ्ते कराची रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके करने और एक मस्जिद के नमाजियों पर फायरिंग करके इन्हें हलाक करने की है। इस कागज़ पर इनके नाम और एड्रेस लिखे हुए हैं सर। मैंने इसके हाथ से कागज़ का टुकड़ा लेते हुए कहा, ये मुझे दे दो। कागज़ के पुर्जे पर 2 आदमियों के हिंदू नाम और नीचे कराची का कोई एड्रेस लिखा हुआ था, जो मैंने इस वक्त ना पढ़ा
और कागज जेब में रखते हुए चीफ को डांटा। सेंट्रल इंटेलिजेंस तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेगी। आखिर तुम लोगों को हमारी भारतीय हुकूमत ने इसलिए यहाँ भेजा है कि तुम यहाँ बैठकर जनता की कमाई से ऐश उड़ाओ। चीफ कुछ कहने लगा तो मैंने इसे झाड़ते हुए कहा, शट अप, तुम सब बेकार हो। मैंने अमृतसर सेंटर को वायरलेस पर ब्रीफ कर दिया है। तुम तीनों को वापस बुला लिया जाएगा। अब मैं जाता हूँ। तुम लोग इस वक्त तक यहीं रहोगे जब तक मुझे अमृतसर सेंटर से कोई एडवाइस नहीं मिलती। ओके? यस सर, चीफ ने मुद्दा सी आवाज़ में कहा। नोट खड़ा हुआ। मैं अमृतसर सेंटर वायरलेस मैसेज का जवाब लेने जाता हूँ। दरवाजे को अंदर से बोर्ड करके रखना और खबरदार कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। यस सर। चीफ ये कहकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने दरवाजे के पास जाकर पलट कर कहा, तुम्हारे पास पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपये होगा? चीफ ने जल्दी से अपने कोट में हाथ डाला और बटुए में से 100 के नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाए। सर, ये 700 पाकिस्तानी रुपये हैं सर। ठीक है, मैंने रुपये लेकर कहा। मेरे पास 10,000 की इंडियन करेंसी है। मुझे तुम्हारे पास जल्दी आना पड़ा। पाकिस्तानी करेंसी में इस रकम को तब्दील नहीं करवा सका। नो प्रॉब्लम सर। मैंने चीफ की तरफ घूर कर देखा। ज़्यादा अंग्रेजी मत बोला करो। पाकिस्तान में रहते हो तो उर्दू में बात किया करो। ये कहकर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैं रुक गया और दरवाजे की तरफ देखा। चीफ ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर से बोल्ट कर दिया। मैं वहाँ से सीधा होटल की लॉबी में आ गया। यहाँ एक जानिब कोने में छोटा सा टेलीफोन बूथ बना हुआ था। बूथ में दाखिल होते ही साथ लटकी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी में इमरजेंसी पुलिस का नंबर तलाश करने लगा। होटल के काउंटर से मैंने इमरजेंसी पुलिस का नंबर इसलिए ना पूछा कि वहाँ खौफ का खौफ व हिरास ना फैल जाए और तीनों तकरीबकार कमरे से फरार ना हो जाए। मुझे बड़ी जल्दी इमरजेंसी पुलिस फोर्स का नंबर मिल गया। मैंने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, इमरजेंसी पुलिस फोर्स सर, क्या बात है? मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता। मैं पिंडी के मारगला होटल की लॉबी से बोल रहा हूँ। इस होटल के कमरा नंबर 700 में इस वक्त इंडिया के 3 हिंदू तकरीबकार मौजूद हैं। इन्हें फ़ौरन पुलिस स्क्वाड भेज कर गिरफ्तार किया जाए। देर नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो आधे घंटे के अंदर यहाँ से फरार हो जाएं। दूसरी तरफ से पुलिस एहलकार ने कहा, फिक्र नहीं करें सर, हम अभी पुलिस गार्ड भेज रहे हैं। मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मैं होटल की इमारत से निकलकर सामने वाली सड़क की दूसरी जानिब रात के अंधेरे में दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गया। मुझे एक ही खतरा था, कहीं इन लोगों का सरगना असली कर्नल चड्ढा पुलिस गार्ड पहुँचने से पहले ही वहाँ ना पहुँच जाए। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। इन लोगों पर सारी बात खुल जाती और वो होटल की दूसरी तरफ से रात के अंधेरे में फरार हो सकते थे। मैं इन तकरीबकारों के सरगना कर्नल चड्ढा को भी पकड़ना चाहता था, लेकिन इन तकरीबकारों की गिरफ्तारी के बाद पहले वहाँ ऐसा मौका नहीं बन रहा था। पिंडी इमरजेंसी पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी और फर्ज शनासी का सबूत दिया और 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि पुलिस की 2 गाड़ियाँ होटल में दाखिल होती नजर आईं। खामोशी से ये दोनों गाड़ियाँ लॉन की एक जानिब दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी हुई। मैंने इनमें से 15-16 पुलिस के मुसल्लह सिपाहियों को छलांगे लगाकर निकलते देखा। 6-7 सिपाही होटल के दोनों जानिब दौड़ पड़े ताकि होटल का मुहासरा किया जाए। सिपाही वहीं बंदूक के लिए खड़े हो गए। कुछ सिपाही एक थानेदार की जमीयत में होटल की लॉबी में घुस गए। थोड़ी ही देर में होटल के अक्स में कुछ आवाज़ें बुलंद हुई। फायरिंग की आवाज़ भी आई। ये पिस्तौल का फायर था। शायद किसी तकरीबकार ने फायर किया था या पुलिस इंस्पेक्टर ने फायर किया था। दूसरे ही लम्हे मैंने देखा पुलिस के आदमी तीनों तकरीबकारों को पकड़ कर ला रहे थे। इन्हें हथकड़ियाँ लगी थी। पुलिस की भारी नफरी ने इन्हें अपने घेरे में ले रखा था। तीनों तकरीबकारों को पुलिस ने गाड़ी में धकेला और गाड़ी होटल की इमारत से निकलकर सड़क की एक तरफ रवाना हो गई। मेरी तसल्ली हो गई। मेरे लिए भी ये खुशी थी कि ये कार्रवाई बड़ी जल्दी हो गई थी और तीनों भारतीय तकरीबकारों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। चीफ तकरीबकार ने बताया था कि कर्नल चड्ढा 1 घंटे बाद वहां पहुंचने वाला है। अब इस बात को मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 घंटा नहीं हुआ था। मुझे यकीन था कि कर्नल चड्ढा अभी तक वहां नहीं आया होगा। मैं दरख्तों के पीछे से निकलकर होटल की लॉबी में आ गया। वहां 2-3 आदमी खड़े इस वाक़े पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने एक मुलाजिम से होटल के फ्लोर मैनेजर के बारे में पूछा तो इसने काउंटर के पास एक सूट बूट वाले नौजवान आदमी की तरफ इशारा करके कहा, जी मलिक साहब, वो सामने खड़े हैं। मैं इसके पास चला आया। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा। इसने चौंक कर मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देखा। मैंने पूछा, क्या आप ही फ्लोर मैनेजर हैं? इसने बेदिली से कहा, जी हाँ, फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। होटल पर छापा पड़ने की वजह से वो काफ़ी परेशान लग रहा था। मैंने बड़े पुरअतमाद लहजे में कहा, मेरा नाम राजा गुलाम सरहद है। मैं पिंडी इंटेलिजेंस का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हमें ये भी इत्तला मिली है कि जिस कमरे में इंडियन तकरीबकार ठहरे हुए हैं वहाँ इनका एक चीफ भी थोड़ी देर में आने वाला है। फ्लोर मैनेजर ने ठंडा सांस भरकर कहा, सर, हमारी पहले ही बड़ी बदनामी हो चुकी है। आपकी पुलिस 3 आदमियों को पकड़ कर ले गई। मैंने कहा, लेकिन इनका चीफ बाहर से आने वाला है और कमरा नंबर 700 में ही इनसे आकर मिलेगा।
इसका नाम कर्नल चड्ढा है और भारतीय खुफिया एजेंसी का आदमी है। उसका पकड़ा जाना निहायत ज़रूरी है। मेरे साथ पुलिस के 4 मुसल्लह सिपाही भी हैं जो दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं और मेरे ख़ास इशारे के मुंतज़िर हैं। फ्लोर मैनेजर ने कहा, ठीक है जनाब, आप जो कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि यहाँ आपके सिवा किसी दूसरे को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं कमरा नंबर 700 में छुप कर बैठूंगा, क्योंकि भारतीय कर्नल चड्ढा हमारी इत्तला के मुताबिक इसी कमरे में अपने साथियों से मिलने आ रहा है। इसके बाद हम इसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फ्लोर मैनेजर ने बड़ी आज़ी से कहा, सर मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि अब कोई फायरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए प्लीज़ सर। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें, मुझे जल्दी से कमरा नंबर 700 खोल दें। फ्लोर मैनेजर ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया। काउंटर पर जाकर कमरे नंबर 700 की चाबी ले ली, जिसे तकरीबकार की गिरफ्तारी के बाद मुकफल कर दिया गया था। मुझे साथ लेकर पीछे से होता हुआ कमरा नंबर 700 में ले आया। इसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, सर एक मेहरबानी करें, ये जो तकरीबकार बाकी रह गया है इसे गिरफ्तार करके बस यहाँ से ले जाइएगा, कोई फायरिंग वगैरह ना हो। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, अब आप चले जाएं और हरगिज़ किसी से इस बारे में कोई बात ना करें। फ्लोर मैनेजर चला गया। मैंने कमरे की बत्ती जलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस बात का खतरा था कि तकरीबकारों के सरगना लोग बड़े होशियार होते हैं। अगर इसे मालूम हो गया है कि इसके आदमी पकड़े गए हैं तो वो कभी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि कर्नल चड्ढा को यहाँ जो कार्रवाई हो चुकी थी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कमरे की चीज़ों को दुरुस्त किया और जैकेट का ऊपर वाला बटन खोलकर बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। मैंने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से किसी ने भारी मर्दाना आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं चीफ हूँ। बाहर से आवाज़ आई, मैं तुम्हारा अफसर हूँ। मैंने कहा, अपना पासवर्ड बताओ। इसने कहा कि हमारा आईनी साहिबा इसी कमरे में ठहरी हुई हैं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। जिस वक्त भारतीय दहशतगर्द का मुझे इंतज़ार था वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैंने फ़ौरन कहा, महारानी साहिबा तो सुबह मर गई है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुझे महारानी साहिबा की अर्थी के पास ले चलो। मैं दिल में कहा, अर्थी तो तेरी बनाऊंगा बेटा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एक दराज कद मगर दुबले बदन का 1.5 उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने भूरे रंग का गर्म सूट पहना हुआ था, सर पर कराकली टोपी थी। मैंने इसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने अंदर आते ही जेब से सिगार निकाल कर सुलगाया और पूछा, बाकी दोनों कहाँ हैं? मैंने कहा, सर आप कर्नल चड्ढा साहब है ना? इसने खड़े खड़े मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, हाँ, मगर तुम्हारे दोनों उग्रवादी कहाँ हैं? मैंने कहा, सर एक इमरजेंसी पैदा हो गई है, मैं सारी बात आपको भी बताता हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। इसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, सर मैं चीफ हूँ, हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे। वो कुर्सी पर बैठ गया। क्या पुलिस को पता चल गया है? मैंने कहा, जी नहीं सर, हम उग्रवादी इतने कच्चे नहीं हैं, बस एक खतरा पैदा हो गया है। पुलिस किसी दूसरी वारदात की तफ्तीश करने एक होटल के कमरे में आई है। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तब तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैंने अपना उल्टा बाजू पूरी ताकत से इसकी गर्दन के पीछे मारा। मेरा फुलादी बाजू की ज़रब एक हथौड़े की तरह इसकी गर्दन पर पड़ी। वो मुंह के बल गिरा। मैंने इसके गिरते ही इस पर छलांग लगा दी और इसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में लेकर जोर से ऊपर को झटका दिया। इसका जिस्म ढीला पड़ गया। मैंने पूरी ताकत से एक और झटका दिया, मगर मेरे पहले झटके ने इसकी गर्दन का मंका तोड़कर इसका काम तमाम कर दिया था। मैंने इसकी जेबों की तलाशी ली। एक रुमाल, सिगारों का पैकेट, लाइटर और एक बटवा निकला जिसमें 2000 रुपये की पाकिस्तानी करेंसी थी। 700 रुपये मेरे पास पहले ही थे। 2000 रुपये के नोट भी मैंने अपनी जेब में रख लिए। इसके बटवे में कुछ और न निकला। ये लोग ऐसी कोई शय अपने पास नहीं रखते जिनसे इनके गिरोह की दूसरे लोगों का सुराग मिल सके। इसके पास कोई चाकू, पिस्तौल वगैरह भी नहीं था। मैंने इसकी लाश को वहीं पड़े रहने दिया और खामोशी से कमरे से निकल गया। मेरा मकसद पूरा हो गया था। अब मुझे कराची के इन 2 भारतीय तकरीबकारों को ठिकाने लगाना था जिनके नाम और कराची का एड्रेस वाला कागज़ मेरी जेब में था। मैं होटल की पिछली तरफ से होकर बाहर सड़क पर आ गया। रात के 2 बज चुके थे। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। रात सर्द थी। रावलपिंडी की रातें नवंबर में भी काफ़ी सर्द हो जाती हैं। मैंने जैकेट के ऊपर वाला बटन बंद कर लिया और जेबों में हाथ देकर सड़क पर चल पड़ा। इस बात का कभी इम्कान था क्योंकि इस इलाके में भारतीय तकरीबकार पकड़े गए थे। हो सकता है कि सीआईडी के आदमी इस तरह छुपे हुए हों। मुझे अपने आप को भी पुलिस से बचाना था क्योंकि पंजाब पुलिस को मेरी भी तलाश थी। मैं सड़क पर चलते चलते चौक में आया तो एक तरफ से टैक्सी आ रही थी। इसकी सुर्ख बत्ती रोशन थी। इसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। मैं टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने का कहा। इस वक्त तक इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से सिर्फ अंदरूनी मुल्क ही परवाज़ें आती जाती थीं। बैरून मुल्क की परवाज़ें कराची एयरपोर्ट से या लाहौर एयरपोर्ट से रवाना होती थी। मेरा ख्याल था कि एयरपोर्ट मेरे लिए महफूज जगह है। मेरे पास काफ़ी रकम मौजूद थी।
इस ज़माने में 2,500-3 हज़ार की रकम बहुत ज़्यादा रकम होती थी। ये भी ख्याल था कि शायद वहाँ से कराची जाने वाली कोई नाइट कोच की कोई फ़्लाइट मिल जाए। एयरपोर्ट आकर मालूम हुआ कि कराची जाने वाली नाइट कोच रात 1 बजे चली जाएगी। अब सुबह 6:45 पर एक फ़्लाइट कराची जाएगी। मैं एयरपोर्ट की इमारत में एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे 4-5 घंटे वहाँ बैठना था। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नींद पर काबू पाना मेरी ट्रेनिंग में शामिल था। सिर्फ इस बात का खदशा था कि किसी पुलिस वाले की निगाह में ना आ जाऊं, मगर वहाँ मुझे एक भी पुलिस का सिपाही नजर ना आया। किसी न किसी तरह मैंने रात एयरपोर्ट पर गुजार दी। दिन निकल आया। नवंबर की सुबह इस्लामाबाद में सर्द और धुंधली थी। एयरपोर्ट के बाहर एक ट्रैवलिंग एजेंसी के ऑफिस से मैंने एक टिकट ले लिया। तभी जहाज़ों में लोगों का इतना रश नहीं होता था। लोगों के पास अभी ना तो इतना पैसा आया था और ना दौलत का ज़्यादा लालच था। मुझे जहाज़ में बड़ी आसानी से जगह मिल गई। अपने वक्त पर जहाज़ कराची की तरफ रवाना हो गया। कराची पहुंचने पर मैंने अपने लिए पहला काम ये किया कि अपने लिए नई पतलून, कमीज और जूते खरीदे। इन्हें एक लिफाफे में डालकर शहर के दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा ले लिया। दाढ़ी, मूछें और सर के बाल हल्के करवाए। नहा धोकर पुराने कपड़े सोए जैकेट के फेंक दिए और नए कपड़े पहन लिए। इस दौरान मैंने कागज़ पर लिखे हुए दोनों भारतीय तकरीबकारों के नाम और इनका एड्रेस भी पढ़ लिया था। यह वहाँ मुसलमानों के नाम से रह रहे थे, लेकिन कागज़ पर इनके हिंदुआना नाम भी ब्रैकेट में लिखे हुए थे। इस तरह इन लोगों को एतमाद में लेने के लिए मेरे लिए आसानी पैदा हो गई थी। रावलपिंडी के तकरीबकार गिरफ्तार हो चुके थे। वहाँ से अभी ने वायरलेस या टेलीफोन पर कोई मेरे बारे में खबरदार नहीं कर सकता था। मुझे इन लोगों से मिलना और इनसे पाकिस्तान में मुकीम दूसरे भारतीय दहशतगर्दों का सुराग लगाना, इन सब को पुलिस के हवाले करना था। दिन के 9 बजे के करीब मैं रिक्शे में बैठकर इस इलाके की तरफ रवाना हुआ जहाँ ये भारतीय तकरीबकार मुसलमान बनकर रह रहे थे। इनके मकान का एड्रेस कागज़ पर था। मालूम नहीं था वो दोनों इकट्ठे वहाँ रहते हैं या अलग अलग। ये मुझे वहाँ जाकर ही मालूम होना था। जिस इलाके का एड्रेस कागज़ पर लिखा था वो कराची शहर के शुमाल में समंदर के करीब एक छोटी सी मजदूर बस्ती थी। क्वार्टर नुमा गरीबाना मकान इधर उधर नजर आ रहे थे। एक मुख्तसिर सा बाजार था जहाँ दुकानें खुली थीं। मैं एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। मैंने चाय मंगवाई और खामोशी से चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। मकान का नंबर मुझे याद था। चाय पीने के बाद मैंने चाय की दुकान के मालिक को मकान का नंबर बताकर पूछा, ये मकान किस तरफ है? इसने जरा आगे होकर बाएं तरफ क्वार्टरों के दरमियान से गुजरती कच्ची सड़क की तरफ इशारा करके कहा, जहाँ सड़क दाएं तरफ मुड़ती है ये मकान इस तरफ तीसरा है। आपको किससे मिलना है बाबू? मैंने एक भारतीय तकरीबकार का मुसलमानों वाला नाम बताया तो दुकानदार बोला, अच्छा तो आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। एड्रेस जो कागज़ पर लिखा था वहाँ इस तकरीबकार के इस्लामी फर्जी नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा था। मैंने कहा, जी हाँ, डॉक्टर साहब से ही मिलना है। दुकानदार ने लड़के को बुलाकर कहा, जा बे, साहब को डॉक्टर अल्लाह यार की दुकान पर छोड़ा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, इसी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैंने चाय के पैसे दिए और क्वार्टर नुमा एक मंजिला शिकस्ता मकान की तरफ रवाना हो गया। जो कच्ची सड़क बनी हुई थी इस पर चलने लगा। आगे जाकर सड़क एक तरफ को मुड़ गई। इधर तीसरे मकान के बाहर मैंने 2 औरतों को जो लिबास से मजदूर लगती थी ज़मीन पर बच्चों के लिए बैठे हुए देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दुकान के करीब आ गया। देखा कि दुकान की पेशानी पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, डॉक्टर अल्लाह यार, होम्योपैथिक, यहाँ हर मर्ज का इलाज किया जाता है। दुकान के अंदर एक छोटी सी दाढ़ी वाला आदमी मेज़ के पास कुर्सी पर बैठा था। एक मरीज इसके पास स्टूल पर बैठा था। डॉक्टर ने इसके सीने पर स्टेथोस्कोप लगाई हुई थी। पुरानी बोथीदा सी दुकान थी। सामने दीवार के साथ अलमारी में होम्योपैथिक दवाइयों की शीशियाँ भरी हुई थी। दीवार पर एक चार्ट भी लगा था जिस पर इंसानी जिस्म का ढांचा बना हुआ था। 2-3 मरीज सामने दीवार के साथ बैठे बेंच पर बैठे थे। डॉक्टर की उम्र 40 के करीब होगी। बूढ़ा आदमी नहीं था, बदन अखरा था। आंखों पर सफ़ेद शीशे वाली ऐनक थी। सर के बाल छोटे छोटे थे। भूरे रंग की पुरानी अचकन पहन रखी थी। मैं भी दुकान के अंदर जाकर मरीज बनकर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। मरीज के सीने से इसने स्टेथोस्कोप हटाकर मेज़ पर रख दी और इसके लिए पुड़ियाँ बनाने लगा। साथ साथ वो इसको हिदायत भी देता जाता था। ये शख्स शक्ल और सूरत से किसी तरह भी भारतीय तकरीबकार नहीं लग रहा था। पहले तो मुझे भी इसको देखकर शक होने लगा कि कहीं मैं किसी दूसरे आदमी के पास तो नहीं आ गया। लेकिन पिंडी के मार्गला होटल के कमरा नंबर 700 में भारतीय तकरीबकारों के चीफ ने मुझे जो कागज़ दिया था इस पर इसी शख्स के हिंदुआना नाम भगत राम के आगे ब्रैकेट में अल्लाह यार ही लिखा था। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कागज़ पर इसके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा गया था। दूसरे तकरीबकार का हिंदुआना नाम मैला राम था और इसके नाम के आगे मुसलमानों वाला नाम ब्रैकेट में अब्दुल लिखा हुआ था। दोनों मरीज देखने के बाद डॉक्टर अल्लाह यार मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। आप कैसे आए हो भाई? इसका उर्दू बोलने का लहजा बड़ा आमियाना और मजदूरों वाला था। शायद इस मजदूर बस्ती में रहने की वजह से ऐसा था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बुखार मेरा पीछा नहीं छोड़ता।
मैं रावलपिंडी से आपकी शोहरत सुन के आया हूँ। मैंने अपना लहजा बनाते हुए कहा। मैंने हाथ आगे किया, वो शायद नब्ज देखेगा, मगर इसने स्टेथोस्कोप मेरे सीने पर लगाई। 3-4 सेकंड खामोशी से आंखें बंद किए जैसे गौर करता रहा। फिर स्टेथोस्कोप मेज पर रख दी और बोला, भाई तुम्हें इस वक्त कोई बुखार नहीं है। मैंने कहा, इस तरह होता है जी, एक दिन चढ़ता है फिर दूसरा दिन उतरता है, इसके बाद रात को फिर बदन थकने लगता है। ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से जारी है। पिंडी, पेशावर, लाहौर में भी डॉक्टरों को दिखाया मगर किसी की दवा से आराम ना आया। आखिर एक रिटायर्ड फौजी चड्डा साहब ने आपके पास जाने का मशवरा दिया। अब आपके पास आ गया हूँ। चड्डा का नाम सुनते ही मैंने देखा डॉक्टर ठिठक सा गया। वो किताब खोलकर मेरे मरीज के बारे में कुछ तलाश करने लगा। चड्डा का नाम मेरी जबान से सुनने के बाद उसने किताब बंद कर दी और मुझसे मुखत्तिब होकर बोला, भाई तुम्हारी बीमारी की वजह मालूम नहीं हो रही, तुम पीछे कमरे में चलकर बैठो, तुम्हारा पूरा चेकअप करना पड़ेगा। मैं उठकर दुकान के पीछे छोटे से कमरे बल्कि कोठरी में आकर मोंढे पर बैठ गया। यहाँ जमीन से कोई 2 फुट ऊंचा मैला कुचैला स्ट्रेचर पड़ा था। दीवारें खाली थी। पीछे तरफ जो खिड़की खुलती थी इसकी सलाखों में से ताज़ा हवा और दिन की रोशनी आ रही थी। कोई 15 मिनट के बाद डॉक्टर यानी भारतीय तकरीबकार कोठरी में आ गया। आते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ देख कर बोला, स्ट्रेचर पर लेट जाओ, तुम्हारा पूरा चेकअप करना है। साफ लग रहा था कि मेरे बारे में इसको पूरी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि चड्डा कोई और फौजी भी हो सकता था। ये शख्स बड़ा तजर्बेकार मालूम होता था। मैंने कहा, भगत राम, मैं कर्नल चड्डा से रावलपिंडी में मिलकर आ रहा हूँ, तुम्हारे वास्ते एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। वो मेरे सामने स्टेशन पर बैठ गया और मुझे टिकटिकी बांधे देखने लगा। वो मज़ीद तस्दीक करना चाहता था। कहने लगा, कर्नल चड्डा तुम्हें किस जगह मिला था? मुझे एक ही डर था, कहीं अखबार में पिंडी मारगला होटल से पकड़े जाने वाले भारतीय तकरीबकारों को अखबार में खबरें ना लग गई हों। लेकिन पिंडी पुलिस ने अक्लमंदी की थी। इसने अखबारात को यह खबर अभी तक नहीं बताई थी, क्योंकि इस तरह दूसरे तकरीबकारों को रूपोश हो जाने का इम्कान था और पिंडी पुलिस गिरफ्तार शुदा तीनों तकरीबकारों से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहती थी। मैंने कहा, वो मुझे मारगला होटल में मिला था। मैं वहाँ अपने 3 दूसरे साथियों के साथ मौजूद था। हमारा चीफ भी वहीं पर था। मैंने इसे मारगला होटल वाले और तकरीबकारों के निंदवाना नाम बताए। इसके बावजूद इस शख्स ने मुझे हाथ न पकड़ाया। कहने लगा, मारगला होटल में कल रात का पासवर्ड क्या था? मैंने इसे वो सारा मुकालमा ज़बानी सुना दिया, जिसमें था कि क्या महारानी इसी कमरे में ठहरी हुई है और ये कि मुझे महारानी की अर्थी के पास ले चलो। इसके साथ ही मैंने जेब से कागज़ का उपरदा निकाल कर इसको दिखाया, जिस पर चीफ के हाथ से इसके और कराची में मुकीम दूसरे हिंदू तकरीबकार का नाम और इनका एड्रेस दर्ज था। वो कागज़ पर लिखी हुई तहरीर गौर से पढ़ने लगा। अब इसे यकीन आ गया था कि मैं इन्हीं का साथी हूँ। कहने लगा, कर्नल साहब ने क्या पैगाम देकर तुम्हें यहाँ भेजा है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्नल चड्डा ने मुझे जो पैगाम दिया है वो मेला राम के लिए भी है। मैं इसके सामने बयान करना चाहता हूँ। तुम्हारा दूसरा साथी मेरा राम कहाँ रहता है? भगत राम उर्फ अल्लाह यार कहने लगा, वो शिप यार्ड में मजदूरों का मेट लगा हुआ है, रात को मेरे मकान में आकर सोता है। तुम्हारा मकान कहाँ है? मेरी दुकान के ऊपर है। इस भारतीय तकरीबकार ने मुझे बताया कि इसका साथी, जिसका असली नाम मेला राम था और अब्दुल के नाम से कराची शिप यार्ड में काम कर रहा था, रात को आएगा। मैंने कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमें अपने साथियों के बारे में अमृतसर सेंटर की तरफ से ये नहीं बताया जाता कि वो कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके नाम क्या हैं और इनकी तादाद कितनी है। हमें चीफ की तरफ से जब किसी से रब्ता पैदा करने का ऑर्डर मिलता है तो हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कर्नल चड्डा साहब ने मुझे ज़बानी ऑर्डर दिया था कि वो इनका ख़ास पैगाम कराची में काम करने वाले अपने तमाम आदमियों को एक जगह जमा करके एक बार ही सुना दिया जाए। इसलिए अगर कराची में मेला राम के अलावा अपने जो आदमी हैं इनको भी रात को बुलवा लेना। मैं सबके सामने कर्नल साहब का ऑर्डर सुनाऊंगा जो अमृतसर के सेंटर की तरफ से इन्हें मिला है। भगत राम उर्फ अल्लाह यार को भी यकीन हो गया था कि मैं भी इन्हीं का साथी हूँ। मैंने इसे अपना नाम प्रकाश चंद बताया था। हमें एक दूसरे के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने की भी इजाज़त नहीं थी। एक बार हमारे एक दूसरे के पास पासवर्ड और इशारे बता देना ही काफ़ी था। ये बातें हैं मुझे मारगला होटल के कमरे नंबर 700 में भारतीय की ज़बानी मालूम हो चुकी थी। भगत राम कहने लगा, हम 2 आदमी हैं, कराची शहर की ड्यूटी पर हैं, हम 4 धमाके कर चुके हैं। मैंने फ़ौरन कहा, तुम लोगों को कराची की एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों पर भी फायरिंग करनी है और कराची रेलवे स्टेशन पर भी धमाका करना है। ये खुफिया रिपोर्ट थी जो मुझे इनके चीफ की ज़बानी मालूम हुई थी। मेरी इस खुफिया रिपोर्ट ने इस बात पर तस्दीक की मोहर लगा दी कि मैं इन्हीं का साथी हूँ और कर्नल चड्डा का कोई ख़ास आदमी हूँ। भगत राम बोला, ये दोनों घटनाएं हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। भगत राम ने अपनी गुफ्तगू में अब हिंदी के अल्फाज बोलना शुरू कर दिए थे। मैंने इसे टोक कर कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम लोग पाकिस्तान में हैं? एक दूसरे के साथ यहाँ की उर्दू ज़बान में ही बात करनी है, हिंदी के अल्फाज मत इस्तेमाल करो। भगत राम ने फ़ौरन माज़रत पेश की और कहा, गलती हो गई सर,
वो मुझे अपने भारतीय तकरीबकारों के गैंग का कोई अफसर समझने लगा था। मैं इनके पूरे गैंग का, पूरे गिरोह का सुराग लगाकर इन्हें ख़त्म करना चाहता था, जो भारतीय हुकूमत की इस्लाम दुश्मन एजेंसी राह के इशारों पर पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करके मुसलमानों के मजहबी फ़िरक़ों में नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे थे। ये लोग सुन्नियों की मस्जिद में बम मार कर नमाजियों को शहीद करते थे। लोग ये समझते थे कि ये काम शियों ने किया है। इस तरह अगर किसी शिया मस्जिद में बम धमाका होता था तो वो लोग इसका इल्ज़ाम सुन्नियों पर धरते थे, हालांकि ये काम भारतीय दहशतगर्द कर रहे थे। मैंने इससे पूछा, क्या इतने बड़े शहर में तुम सिर्फ 2 आदमी ही ये काम कर रहे हो? भगत राम बोला, एक हिंदू औरत मायावती हमारे गैंग में ज़रूर शामिल है, मगर वो उग्रवादी कार्रवाइयों में हमारा साथ नहीं जाती। मैंने इसे हल्का सा डांट दिया। तुमने फिर हिंदी अल्फाज उग्रवादी बोला, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कहो। सॉरी सर, सॉरी। तो फिर ये हिंदू औरत मायावती किस काम के लिए पैसे लेती है? भारतीय हुकूमत क्या इसे मुफ्ती तनख्वाह देती है? भगत राम ने फौरन कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मायावती वो काम करती है जो हम नहीं कर सकते। वो कराची के बड़े होटल में वेट्रेस है। इस होटल में गैर मुल्की और मुल्की सियाही शख्सियात आकर ठहरते हैं। मायावती नौजवान भी है और खूबसूरत भी। वो अपने तरीके से इन लोगों से खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है, जो हम भारत के अमृतसर सेंटर तक पहुंचा देते हैं। मैंने दिल में कहा, खुदाया, दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान में कैसा खतरनाक जाल फैलाया हुआ है। मैंने पूछा, क्या यह मायावती यहाँ की मकामी हिंदू लड़की है? भगत राम ने कहा, नहीं जनाब, इस लड़की को खास तौर पर राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान में स्मगल किया गया था। इसको यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं। इस दौरान मायावती ने क्या कारकर्दगी दिखाई है? मैंने इस अंदाज से पूछा जैसे मुझे सचमुच ऊपर से इन लोगों की कारकर्दगी के लिए भेजा गया हो। भगत राम कहने लगा, अभी तक तो सर इसने ऐसी कोई खुफिया मालूमात हासिल नहीं की जो हमारी हुकूमत के लिए कारआमद हो, लेकिन उम्मीद है आगे चलकर ये लड़की मायावती हमारे बड़े काम आएगी। इसने बड़ी अहम शख्सियत से राब्ता कायम कर लिया है। मैंने कहा, क्या तुम इसे इतला कर सकते हो कि आज रात की अहम मीटिंग में वो भी आ जाए? भगत राम कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर ये बात आप भी जानते हैं कि हमें सिर्फ इमरजेंसी में एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है। अगर आप समझते हैं कि ये इमरजेंसी है तो मैं इसे अभी टेलीफोन करके इतला दे देता हूँ, वरना क्लिनिक बंद करने के बाद मैं खुद इसके पास होटल जाऊँगा। मैं इस भारतीय जासूस लड़की मायावती को होटल के माहौल में देखना चाहता था। इस तरह से मुझे किसी दूसरी तकरीबकार मायावती की तकरीब कार्रवाइयों में शरीक किसी दूसरी मकामी आदमी का सुराग लगाने का भी मौका मिल सकता था। मैंने भगत राम से कहा, तुम मत जाना, मैं खुद इसके पास जाकर इसे खबर करूँगा। मैं इसकी बेखबरी में इसी कारकर्दगी का जायज़ा भी लेना चाहता हूँ। तो मुझे इसका हुलिया बताओ और ये बताओ कि तुम लोगों का आज का पासवर्ड क्या है? ये तकरीबकार एक दूसरे को शक्ल से बहुत कम जानते हैं, एक दूसरे की सूरत शनाख्त कम होते हैं। इसके आगे अगर किसी से मिलना पड़ जाए तो पासवर्ड से इनकी शनाख्त होती है। हर रोज़ एक ख़ास पासवर्ड मुकर्रर कर दिया जाता है। दूसरे शहर से अगर कोई तकरीबकार मिलने आए तो इसे वहीं से वहीं पासवर्ड बता दिया जाता है। ये बातें भी मुझे रावलपिंडी के मारगला होटल में भारतीय तकरीबकारों के चीफ की ज़बानी मालूम हुई थी। भगत राम ने अलमारी खोली, इसमें से एक डब्बा निकाला, डब्बे में से एक पुरानी डायरी निकाली, इसमें से एक लिफाफा निकाल कर खोला और एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी और कहा, यह मायावती की तस्वीर है सर। यह हिंदुस्तानी लड़की राजस्थान की मालूम होती थी। जबड़ा चौड़ा था, होंठ भी फराख थे, नाक ऊंचा था, लंबे सिया बालों की मांग दरमियान में से निकली हुई थी और आंखों का रंग गहरा सिया था। मैं ये शक्ल अपने ज़हन में बिठा ली और तस्वीर भगत राम को वापस करके कहा, ठीक है, मैं इसे ढूंढ लूँगा, मगर ये बताओ आज का पासवर्ड क्या है? भगत राम बोला, सर आज का पासवर्ड राजा अशोक की लाट है। जब आप मायावती से कहेंगे कि क्या तुमने अशोक राजा की लाट देखी है, तो वो कहेगी नहीं। आप कहेंगे कल राजा रंजीत सिंह मुझे कराची की बंदरगाह पर मिला था। बस इसके बाद आपको अपनी शनाख्त करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मायावती समझ जाएगी कि आप इनके गिरोह के आदमी हैं। मैंने उठते हुए कहा, ठीक है, मुझे अभी शहर में 2 ज़रूरी काम करने हैं। मैं दोपहर के बाद मायावती के होटल में जाऊंगा और हो सका तो इसे अपने साथ ही लेता आऊँगा। भगत राम ने कहा, सर आप अंधेरा होने के बाद आएँ। मकान के पीछे भी एक दरवाज़ा है, वो खुला हुआ होगा, मायावती को मालूम है। मैंने कोठरी से बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है, मैं अंधेरा होते ही मायावती को लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम मेरा राम को खबर कर देना कि वो भी ठीक वक्त पर पहुँच जाए। वो आ जाएगा सर, इसकी फिक्र न करें। मैं इस भारतीय तकरीबकार के पास ज़्यादा देर ठहरना भी नहीं चाहता था। इसकी एक ये भी वजह थी कि बहुत मुमकिन था कि कराची इंटेलिजेंस का इन लोगों की निगरानी हो रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पुलिस का शुमार दुनिया के सबसे अव्वल के इंटेलिजेंस इदारों में होता है। मेरे मियाँ जी तो बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस कत्ल को सुराग इंग्लिस्तान की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस लगाने में नाकाम हो जाती थी, तो इस कत्ल की सुराग रसानी के लिए पंजाब की पुलिस को लंदन बुलाया जाता था। फिर यह बात भी थी कि रावलपिंडी में मेरी मुखबरी पर भारतीय तकरीबकारों का एक गिरोह पकड़ा जा चुका था। बहुत मुमकिन है कि ये डॉक्टर भी पुलिस की नज़रों में आ गया हो और पुलिस को इसके साथ कहीं मुझे भी ना पकड़ ले।
मुझ पर पहले ही लाहौर पुलिस ने भारतीय जासूस होने का इल्ज़ाम लगा दिया था, जहाँ से मैं भाग चुका हूँ। मैं भगत राम उर्फ अल्लायार होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक से निकला तो रिक्शा पकड़कर सीधा कराची के इस होटल में आ गया, जहाँ भगत राम भारतीय तकरीबकार के बकौल भारत से स्मगल की हुई नौजवान खूबसूरत हिंदू लड़की मायावती किसी क्रिश्चियन नाम से बतौर होटल में वेट्रेस थी, जो होटल मिस्ट्रेस के काम कर रही थी, मगर हकीकत में वो भारतीय तकरीबकारों की साथी और इंडियन सिपाही थी। इसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने थी। कोड अल्फाज और पासवर्ड भी मुझे ज़बानी याद थे। मैं इस भारतीय लड़की को देखना और इसकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने भारतीय तकरीबकारों को भगत राम और मेला राम को बताए बगैर वहाँ किसी तीसरे भारतीय जासूस से राब्ता बना रखा हो। मैं जहाद कश्मीर में 2 बार हिस्सा लेने की खातिर वादी कश्मीर में जाने से पहले इन पाकिस्तानी दुश्मन अनासिर को जिस कदर मुमकिन हो सकता था कला कमा कर देना चाहता था। मैं कराची के आलीशान होटल का नाम नहीं लिखूंगा। मेरे जेब में पैसे भी थे, कपड़े भी ठीक ठाक थे। मैं होटल की लॉबी में जाकर एक मेज़ के पास बैठ गया। मैंने काफ़ी मंगवा ली और आते जाते खुशपोश आदमियों और मुल्की और गैर मुल्की औरतों को देखने लगा। बेरा कुछ देर के बाद मुझसे ये पूछने के लिए आया कि मुझे कुछ और तो नहीं चाहिए। काफ़ी का बिल 15 रुपये बनता था। मैंने 10-10 के 3 नोट निकाल कर नौजवान वेटर को दिए और इससे मायावती के बारे में पूछा कि इस वक्त इसकी ड्यूटी कहाँ पर होगी। इस नौजवान वेटर ने मेज़ से कॉफ़ी की प्याली उठाकर ट्रे में रखते हुए कहा, सर वो 3रे फ्लोर पर होगी। मैंने कहा, मेरे एक पैगाम इस तक पहुंचा दो। क्यों नहीं सर? मैंने कहा, इससे कहना दुबई से इसका कज़न जोसेफ इससे मिलने के लिए आया हुआ है और लॉबी में बैठा है। ओके सर। वेटर चला गया। मैंने देखा कि लॉबी के बड़े काउंटर पर जाकर इसने कोने में रखा हुआ फ़ोन उठाकर डायल पर कोई नंबर घुमाया और फिर किसी से बात करके चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने ऊपर वाले कुशादा सीढ़ियों पर से एक सरोरकद ऐसी गंदुमी रंगत वाली लड़की को उतरते देखा, जिसने होटल की नीली और सफ़ेद वर्दी पहनी हुई थी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी और इनका पीछे जोड़ा बना हुआ था। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए लॉबी के वस्त में स्तूनों के दरमियान लगी हुई मेज़ों की तरफ देख रही थी, जहाँ कुछ औरतें और मर्द बैठे चाय कॉफ़ी पीने में मशगूल थे। वहीं एक तरफ मैं भी बैठा हुआ था। मैं चूँकि एक जानिब बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और ख़ुद भी इस लड़की की तरफ देख रहा था, जिसको मैंने पहचान लिया था कि यही मायावती है। इसलिए वो भी मुझे देखते हुए लॉबी में आकर एक मेज़ के पास रुक गई और मुझसे कुछ फासले पर थी। दरमियान में 3-4 मेज़ें लगी थी। इतने में वही वेटर जिसको मैंने 15 रुपये टिप दिए थे एक तरफ से तेज तेज चलता मायावती के पास आया और बड़े शाइस्ता अंदाज में इसने मेरी तरफ इशारा किया। मायावती बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ बढ़ी और आते ही अंग्रेजी में मुझसे पूछा, क्या मेरा नाम ही जोसेफ है? मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ मैं ही जोसेफ हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता था। यहाँ बैठ जाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। मायावती की आंखों में बड़ी तेज चमक थी। इसकी उम्र 20-22 बरस से ज़्यादा नहीं थी, मगर चेहरे से वो बड़ी तजर्बेकार और ऐसी औरत लगती थी कि जिसने एक दुनिया देख रखी हो। इसके चेहरे पर ज़रा सा भी तबस्सुम नहीं था। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और अपनी कलाई की घड़ी देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, फिर तुम मेरे कज़न कहाँ से हो गए? मेरा नाम ही मायावती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे कज़न का भी बाप हूँ। इसका सांवला चेहरा गुस्से से दमक उठा। कौन हो तुम? मैं ऐसी गुफ्तगू सुनने की आदी नहीं हूँ। तब मैंने इसे कोडवर्ड में कहा, क्या तुमने राजा अशोक की लाड़ देखी है? तो इसके गुस्से की आग पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। एकदम से इसका लहजा नरम और पुरस्कार हो गया। इसने सबसे पहले इर्द गिर्द की मेज़ों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं। मैंने कहा, कल राजा रंजीत सिंह मुझे कराची की बंदरगाह पर मिला था। इस पर मायावती का चेहरा संजीदा हो गया। कहने लगी, मेरा कमरा 2रे फ्लोर के कोने में है। इसका नंबर 115A है। 15 मिनट के बाद वहाँ आ जाना, वहाँ बातें होंगी। वो उठी और लोगों को ये दिखाने के लिए कि वाकई मैं इसका कज़न हूँ मुझसे मुस्कुराकर हाथ मिलाने के बाद वापस चली गई। मैं कुछ देर वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा, फिर उठकर होटल के अंदर बनी हुई नवारदात की दुकानों की सैर करने लगा। इस तरह जब मैं 15-20 मिनट गुजर गए, मैं लिफ्ट में सवार होकर होटल के 2रे फ्लोर पर आ गया। कोने में 115 नंबर A बड़ी आसानी से नजर आ गया। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से मायावती की आवाज़ आई, कम इन मिस्टर जोसेफ। मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। बहुत ही मुख्तलिफ सा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक बेड लगा था और 2 कुर्सियाँ पड़ी थीं। मायावती पलंग पर लेटी अंग्रेजी की कोई किताब पढ़ रही थी। जल्दी से उठकर बैठ गई। इसने मुझसे अंग्रेजी में ही गुफ्तगू शुरू कर दी। कहने लगी, क्या तुम पिंडी से आए हो या अमृतसर से? मैंने कहा, मैं अमृतसर सेंटर से पिंडी कर्नल चड्डा के पास आया था। वहाँ से कराची भगत राम और मेला राम और तुमसे ज़रूरी मीटिंग करने आया हूँ। आज रात भगत राम की क्लिनिक के ऊपर वाले मकान में ज़रूरी मीटिंग है, तुम्हें वहाँ ज़रूर पहुँचना होगा। इसे मेरी बातों से यही अंदाज़ा हुआ था कि मैं इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस कमेटी का कोई बड़ा अफसर हूँ और इन लोगों की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट तैयार करने यहाँ आया हूँ। कहने लगी, सर क्या कोई ख़ास बात हो गई है? मैंने कहा, यह मैं तुम लोगों को आज रात की मीटिंग में ही बता दूंगा, लेकिन एक बात मैं तुमसे
उन लोगों के बताए बगैर कहना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने में तुम्हारी यहाँ की सरगर्मियों के बारे में जो खुफिया रिपोर्ट्स अमृतसर सेंटर से होती हुई दिल्ली के फेडरल सेक्रेटेरिएट तक पहुँचती हैं वो बिल्कुल बेकार रिपोर्टें हैं। मैंने देखा कि मायावती का चेहरा जरा सा उतर गया। साफ लगता है कि इसे पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी करने की और अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, जो मेरे ऐसे रिमार्क्स की वजह से ख़त्म होता नजर आने लगा था। कहने लगी, सर मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि दिल्ली को बेहतर से बेहतर रिपोर्ट भिजवाऊँ। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, दिल्ली गवर्नमेंट को पाकिस्तान में आए हुए गैर मुल्की वफूद की सरगर्मियों में से इतनी दिलचस्पी नहीं है। हमें तो यहाँ के सियासी हालात की ताज़ा तरीन और अंदरूनी रिपोर्ट्स चाहिए। आखिर तुम्हें इतनी तनख्वाह किस बात की दी जाती है? मायावती तो एकदम भुस सी गई। कहने लगी, सर आप जैसी रिपोर्ट कहेंगे मैं वैसी ही भिजवाऊंगी। प्लीज़ मुझे एक चांस ज़रूर दे दें। मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसके साथ खुफिया तौर पर कोई और आदमी तो काम नहीं कर रहा, जिसको इसने दूसरे भारतीय तकरीबकारों को बताए बगैर अपने साथ लगा रखा हो, क्योंकि एक औरत इतनी ज़्यादा जासूसी नहीं कर सकती जितनी कारकर्दगी मुझे भगत राम ने इस लड़की की बताई थी। मैंने कहा, दिल्ली की फेडरल एजेंसी का ख्याल है कि तुम्हारे साथ किसी मर्द को भी यहाँ लगा दिया जाए और तुम्हारी तनख्वाह में आधी रकम काट कर इसे दे दी जाए। मायावती ने मेरे घुटनों पर दोनों हाथ रख दिए। कहने लगी, प्लीज़ सर ये ना करें। मैं वादा करती हूँ आइंदा से यहाँ की सरगर्मियाँ और सियासी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट भिजवा दूंगी। मैंने इससे बराह रास्त सवाल पूछ लिया, मायावती मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और मकामी आदमी या बाहर से आया हुआ आदमी तो काम नहीं कर रहा? मायावती ने इसके जवाब में जो वजाहत पेश की, इससे मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि इसका कोई साथी नहीं है और वह अकेली ही इसी होटल में बैठी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ़ है। जब मेरी तसल्ली हो गई तो मैंने कहा, ओके, रात होते ही भगत राम के क्लिनिक पर पहुंच जाना, बाकी बातें वहीं पर होंगी। मायावती ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े अदाए खास से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, सर क्या आप मुझे अपनी खिदमत करने का मौका नहीं देंगे? वो क्या खिदमत करना चाहती थी ये मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन इसे मालूम नहीं था मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ और मैं हकीकत में कौन हूँ। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसी कमरे से निकल गया। मेरे लिए वक्त गुजारने का यही एक बेहतरीन जरिया था कि किसी सिनेमा हाउस में बैठकर फिल्म देखूं। चुनांचे मैं सदर के एक सिनेमा हाउस में आ गया। वहाँ काफ़ी पाकिस्तानी फिल्में लगी हुई थी। बस यूँ समझ लें कि सारा वक्त सिनेमा हॉल में सोया रहा। शो हुआ तो एक आदमी ने मुझे जगा दिया, शो ख़त्म हो गया है भाई, उठ जाओ। ये मेंटी शो था, शाम के वक्त हुआ था। मैंने कहा होटल में जाकर चाय पी, मुँह हाथ धोकर कंघी की और ताज़ा दम हो गया। मैं अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो मैं रिक्शा पकड़कर अल्लाह यार यानी भगत राम के होम्योपैथिक क्लिनिक पर आ गया। मैं इसे क्लिनिक में ही बैठ गया। डॉक्टर भगत राम ने मुझे आंखों के इशारे से अंदर करने को कहा। इंतज़ार करने को कहा। ठीक रात के 8 बजे वो क्लिनिक बंद करने के लिए उठा और मुझसे कहने लगा, सर उर्मिला राम और मायावती भी आने ही वाले होंगे, आप ऊपर चलकर बैठें। क्या आपकी होटल में मायावती से मुलाकात हो गई थी? मैंने कहा, हाँ हो गई थी। मैं क्लिनिक से निकलने लगा तो इसने कहा, पीछे गली में मकान का दरवाज़ा है सर, वो दरवाज़ा वो वहाँ है, ऊपर वाला कमरा खुला हुआ है। मैं पिछले गली के दरवाजे से होकर मकान की दूसरी मंजिल वाले कमरे में आ गया। ये कमरा भी भगत राम की दुकान की तरह बोसीद और खस्ता हाल था। मैं कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। इतने में दरवाज़ा खुला और मायावती अंदर आ गई। इसने मुस्कुराते हुए मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मैंने इसे सख्ती से लहजे में कहा, मुझे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करने को किसने कहा है? यहाँ तुम इंडिया की सिपाही हो, तुम्हें यहाँ के मुसलमानों की तरह सलाम करना चाहिए। वो आई एम सॉरी सर कहती हुई मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और बड़ी लगावट से बोली, सर अगर आप आज रात का खाना मेरे साथ होटल में खाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर मैं आपको एक बड़ी खुफिया बात बताना चाहती हूँ। ये ऐसी राज की बात है कि भगत राम और मेला राम जी को भी नहीं मालूम। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा कि इसकी दावत कबूल कर लेनी चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान में स्मगल किए गए कुछ और भारतीय तकरीबकारों का सुराग मिल जाए। मैंने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया, मायावती मैं तुम्हारे डिनर की दावत कबूल करता हूँ। वो इतनी खुश हुई कि इसने मेरे हाथ बेख्तियार अपने होंठों से चूम लिया। मैंने भी अपना हाथ ना खींचा। मैं इसे खुफिया राज मालूम करने की खातिर इससे भरपूर ताउन करना चाहता था। मैंने कहा, मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम अपने होटल वापस चली जाओ। तुम इसी वक्त होटल चली जाना और अपने कमरे में मेरा इंतज़ार करना। ख्वाह मुझे रात के 11 बज जाएं, मगर मैं तुम्हारे पास डिनर करने और तुमसे खुफिया राज मालूम करने हर हालत में पहुंचूंगा। मायावती ने अपने चेहरा मेरे कंधे के साथ लगाया। बाहर से आदमियों की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें आईं। मायावती जल्दी से अलग होकर बैठ गई। भगत राम के साथ मेला राम भी था। कमरे की जलती बत्ती की रोशनी में मैंने मेला राम को ऊपर से नीचे तक देखा।
यह भारतीय हिंदू कसरती बदन वाला बदमाश टाइप का आदमी था। उम्र ज़्यादा नहीं थी मगर चेहरा बड़ा पुख्ता था। मुझे सलाम करके एक तरफ बैठ गया। भगत राम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, सर मैंने मेला राम को भी बता दिया है कि आप अमृतसर के हेडक्वार्टर से हमारे काम से मुतमईन नहीं हैं और हमें अपने आला से आला कारकर्दगी दिखानी होगी। सर मुझे यकीन है आपने ये बातें मायावती को भी बता दी होंगी। मैंने कहा मैंने इसे बता दिया है और अब आप लोगों को भी मज़ीद बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की कारकर्दगी से दिल्ली फेडरल हुकूमत की इंटीरियर मिनिस्ट्री और सेंट्रल खुफिया एजेंसी को सख्त मायूसी हुई है। मैंने इनके चेहरों पर इस बात का रद्देमल देखा। सबके चेहरे लटक गए थे। मैंने नया सिगरेट सुलगा कर कहा, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट आप लोगों को एक चांस ज़रूर देना चाहती है क्योंकि बहरहाल आप हमारे बातमाद और तजर्बेकार आदमी हैं। लेकिन मुझे भारत की हुकूमत ने ख़ास तौर पर यह हिदायत की है कि मैं आपको बता दूं कि आपको दिया जाने वाला ये आखिरी मौका होगा। इसमें भी अगर आपने अपनी कारकर्दगी बेहतर न दिखाई तो फिर आप सबको वापस दिल्ली बुलाकर नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीनों ने बारी बारी मुझे यकीन दिलाया कि वो अब बेहतर से बेहतर काम करेंगे। मेला राम कहने लगा, सर इस जुम्मे की नमाज के वक्त मैं जिस मस्जिद में मोटरसाइकिल पर बैठकर कलाशनकोव से फायरिंग करूंगा, भगवान ने चाहा तो इस फायरिंग से एक भी नमाजी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। भगत राम कहने लगा, सर हम कराची के सिटी स्टेशन पर इस बार ज़बरदस्त ताकत वाला बम ब्लास्ट करेंगे। आप देख लेंगे इतना ज़बरदस्त धमाका होगा और इतनी तबाही फैलेगी कि कराची वालों ने ऐसी तबाही कभी ना देखी होगी। मैंने कहा, शाबाश, ऐसे 2-4 काम करोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो जाएगा और मैं भी तुम्हारी सिफारिश कर सकूंगा। फिर मैंने भगत राम से कहा, तुम लोगों के पास असला भी नाकिस होता है और तुम्हारे बम भी ठीक वक्त पर नहीं फटते। हमें इस किस्म की रिपोर्टें भी पहुंच चुकी हैं। मुझे अभी चलकर वो बम और असला दिखाओ जो तुम लोग आइंदा चंद दिनों में इस्तेमाल करने वाले हो। भगत राम बोला, ओके सर, आप अभी हमारे साथ चलिए। हमने तो शहर से बाहर ये सारा असला एक खुफिया मकाम पर छुपा कर रखा हुआ है, हमारे साथ चलें। मैंने मायावती से कहा, मायावती तुम बेशक वापस अपने होटल में चली जाओ, तुमसे कल मुलाकात होगी। मायावती यस सर कहकर उठी और खामोशी से कमरे से निकल गई। इसके जाने के 5 मिनट बाद भगत राम ने मेला राम तकरीबकार से कहा, जाओ जाकर पुराने गैराज से अपनी गाड़ी निकाल कर ले आओ। वो फ़ौरन उठकर चला गया। भगत राम कहने लगा, सर हमने इस किस्म के कामों के लिए अपनी पुरानी गाड़ी रखी हुई है। वारदातें हम आमतौर पर मोटरसाइकिलों पर ही करते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास 2 बिल्कुल नए मोटरसाइकिल मौजूद हैं। 15-20 मिनट के बाद मेरा राम गाड़ी लेकर आ गया। हम मकान के अकबी दरवाजे से निकलकर अंधेरे में खड़ी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी एक तरफ रवाना हो गई। ये लोग मुझे इस जगह पर ले गए जहाँ सारा इलाका उजाड़ और वीरान था। अंधेरे में छोटी छोटी खुश्क पहाड़ियाँ इस तरह दिखाई दे रही थी जैसे बड़े बड़े हैबतनाक डायनासोर्स बैठे हों। इन खुश्क बंजर टीलों में से एक जगह टीलों के पीछे इन्होंने एक कच्ची कोठरी बनाई हुई थी। भगत राम ने कोठरी का ताला खोला। अंदर जाकर इसने बैटरी से रोशन होने वाला छोटा सा लैंप जला दिया। कोठरी में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने देखा कि कोठरी में दीवार के साथ लकड़ी के 10-12 बॉक्स पड़े थे। एक मेज़ पर 15-20 कलाशनकोफें, दस्ती बम, पिस्तौल, गोलियां, टाइम बम रखे हुए थे। मैंने इन्हें गौर से देखा। मेला राम कहने लगा, सर ये ग्रेनेड बहुत ज़बरदस्त हैं। इस बार हम मस्जिद में कलाशनकोफ की फायरिंग के साथ साथ 4 ग्रेनेड भी मारेंगे। मैंने एक ग्रेनेड उठा लिया और इसका मुआयना करने लगा। इन लोगों का मुंह दूसरी तरफ करने के लिए मैंने लकड़ी के बक्सों की तरफ इशारा किया। इनके बक्सों में क्या है? भगत राम और मेला राम दोनों भारतीय दहशतगर्द लकड़ी के बक्सों के पास चले गए। मैं यही चाहता था। मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड जैकेट की जेब में रख लिया और इनके पास जाकर बक्सों को मुआयना करने लगा। मेला राम कहने लगा, सर इन बक्सों में धमाका खेज बारूद है। हम इससे खुद भी बम तैयार करते हैं। मैंने सख्त मिजाज इंस्पेक्टर की अदाकारी करते हुए इससे कहा, तुम लोग नाकस बम तैयार करते हो, मुझे एक बम तैयार करके दिखाओ। भगत राम ने जल्दी से एक बक्स को खोल दिया। इसमें बारूद की छड़ियां रखी हुई थी। साथ ही नस्वार रंग की बड़ी स्कॉच टेप और टाइमर भी पड़े थे। भगत राम और मेला राम बारूद की छड़ियों को जोड़कर टाइम बम तैयार करने में लग गए। मैंने गोशे चशम से मेज के कोने की जानिब देखा। वहां वो ताला पड़ा था जिसको खोलने के बाद भगत राम अंदर ले आया था। मैंने इन दोनों से कहा, मैं बाहर जाकर इस इलाके का जायजा लेता हूँ कि ये जगह किस हद तक महफूज है। इतनी देर में तुम कम से कम 2 टाइम बम तैयार करके मुझे दिखाओ। मैं इस काम का माहिर हूँ। अगर कोई कमी रह गई तो फौरन मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद तुम दोनों को वापस भेज दिया जाएगा। भगत राम कहने लगा, सर ऐसा नहीं होगा। अभी 10 मिनट में बम तैयार करके दिखाता हूँ। आप बेशक इसे चलाकर देख लें। यहाँ 15-20 मील तक कोई आसपास कोई आबादी नहीं। ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद अंदर आकर देखता हूँ। दरवाजे की तरफ जाते हुए मैंने मेज के कोने पर पड़ा हुआ ताला भी उठा लिया। कोठरी से बाहर आकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले मैंने जेब से दस्ती बम निकाल कर इसका पिन अलग करके इसे वहीं मेज पर जहाँ दूसरे दस्ती बमों का ढेर था रख दिया। मैं कोठरी से बाहर निकल आया।
बाहर निकलते ही मैंने दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया, मगर ये इतनी एहतियात से किया कि ताला लगाने और कुंडी लगाने की आवाज़ पैदा ना हो। दस्ती बम फटने में 10-15 सेकंड का ही वक्फा था। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता कोठरी से कुछ फासले पर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने इसे स्टार्ट किया और गाड़ी का गेयर लगाकर इसे जितनी तेज़ चला सकता था वहाँ से चलाता गया। मैं दूसरे टीले के करीब ही पहुंचा था कि कोठरी में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। इसके साथ ही धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 या 3 सेकंड के बाद एक ऐसा धमाका हुआ कि जैसे पहाड़ फट गया हो, ज़मीन ऊपर नीचे हो गई हो। मैंने गाड़ी को बिल्कुल ना रोका। पीछे देखा तो जिस पहाड़ी के दामन में असला और गोला बारूद वाली कोठरी थी, वहाँ ऐसे आग लगी हुई थी जैसे कोई आतिशफिशा पहाड़ फटकर आग उगल रहा हो। दोनों भारतीय तकरीबकार अपने तमाम गोला बारूद समेत उड़ गए। मैंने गाड़ी को कराची की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दिया। हम जिस तरफ से गाड़ी लेकर आए थे, मैं इसी रास्ते से गाड़ी वापस ले जा रहा था। दूर से कराची के सितारों की तरह झिलमिलाती रोशनियां नजर आ रही थी। कराची शहर में दाखिल होते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, कराची की सड़क पर बड़ी रौनक थी। गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही थी। कराची इतना बड़ा शहर है कि इसकी सड़कों पर सारी रात ट्रैफिक जारी रहती है। मैंने सड़क को पहचान लिया जो मायावती के आलिशान होटल की तरफ जाती थी। वो आधे घंटे बाद मैं होटल में पहुंच गया। गाड़ी मैंने पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी। सामने लगे आईने में देखा, अपने बालों में कंघी फेरी और बड़े आराम और सुकून के साथ गाड़ी की चाबी वाली जंजीर घुमाता होटल की लॉबी में आकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मायावती का कमरा मैंने देखा हुआ था। वो अपने कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इससे वो खुफिया राज मालूम करने के लिए बेताब था जिसको बताने का इसने मुझसे वादा किया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मायावती की मदद से मैं पाकिस्तान में भारतीय तकरीबकारियों को निस्तो नाबूद कर दूंगा या इसके साथ किसी दूसरे गिरोह का भी पता चल जाएगा। मैं मायावती के साथ इस गिरोह को भी जानू में पहुंचाने के बाद ही श्रीनगर का रुख करूंगा। मायावती ने अपने छोटे से कमरे में मुझे खुश करने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। कमरे में सिर्फ बहुत धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप ही पलंग के सिरहाने की जानिब रोशन था। फिजा में किसी गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी रोमानवी खुशबू फैलती हुई थी। मायावती ने गुलाबी रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था जिसमें से इसके जिस्म के खतूत नुमायां थे। मेरे लिए खतूत बेमायनी हो चुके थे, लेकिन अभी मुझे मायावती से काम था और मैं दिल में यही सोच रहा था कि मुझे किस हद तक बढ़ना है, इसलिए कि मैं इन खतूत की असल हकीकत को जान चुका था कि वो पत्थर हैं जो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते में मुहिर इसलिए पड़े होते हैं कि मुसाफिर को इसकी मंजिल तक ना पहुंचने दिया जाए। मायावती ने पलंग से उठकर मेरा खैर मकदम किया और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर सिमट कर बैठ गई। इसने मुझसे तकरीबकारों के असला बारूद के बारे में पूछा जिसके मुआयने के लिए मैं गया था। मैंने कहा ठीक है, मगर इन लोगों को टाइम बम बनाने नहीं आते, इसलिए वो धमाके के बाद ज़्यादा नुकसान नहीं करते। मायावती कहने लगी, सर आपको चाहिए कि अमृतसर से कोई इस काम का माहिर बुला लें। भगत राम और सैलाराम मोनिशन की इतनी समझ नहीं है। मैंने कहा ये रिपोर्ट भी मैं अमृतसर जाकर पेश करने वाला हूँ। वहाँ जो फैसला होगा इस पर फ़ौरन अमल कर दिया जाएगा। मैंने मायावती से बराह रास्त सवाल कर दिया तो मुझे कोई राज की बात बताने वाली थी। वो कौन सा राज है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये राज तुमने मुझे बताया था। मायावती उठकर दीवार में लगी हुई अलमारी के पास गई। इसमें से 2 गिलास और बोतल निकाल कर उसने मेज़ पर रख दी और अंग्रेजी में बोली, सर पहले तो आप फ्रेश हो जाएं, फिर रात की बात बताऊंगी। मैंने कहा, मायावती मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीता। मैंने मायावती के गिलास में शराब का एक पैक बना दिया। हाँ तुम बेशक पी सकती हो क्योंकि तुम ड्यूटी पर नहीं हो। मायावती मुझसे लाड प्यार के मूड में थी। मैंने अपने रवैये से इस पर वादे कर दिया कि मैं इस मूड में नहीं हूँ। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। इससे कहा, तुम बेफिक्र होकर मुझे राज बता दो। मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। मायावती ने शराब के 2-3 घूंट भरे और सिगरेट सुलगाने के बाद बोली, सर अब मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ कि जो मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि आप उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कुछ सोचते हुए सहा के अंदाज में सर को जंबिश दे दी।